नमस्ते दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। केंद्र सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया है, जिससे निर्माण की लागत पर सीधा असर पड़ेगा। पहले सीमेंट की कीमत 350 से 360 रुपए प्रति बैग थी, लेकिन अब प्रति बैग लगभग 26 से 28 रुपए सस्ता मिलने की उम्मीद है। इस कदम से घर बनाने और मरम्मत कराने वालों के बजट में करीब 1% तक की बचत होगी। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत नई लाभार्थी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में उन्हीं लोगों के नाम शामिल किए गए हैं जिन्हें पक्का घर बनाने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाएगी। जानकारी के अनुसार इस बार योग्य लाभार्थियों को 1,22,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। झारखंड के घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। मतदाता सूची का पुनरीक्षण पूरा हो गया है और अंतिम सूची का प्रकाशन सोमवार को होगा। पूर्व मंत्री रामदास सोरेन के निधन से यह सीट खाली हुई है और संवैधानिक नियमों के अनुसार 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराना अनिवार्य है, इसलिए चुनाव आयोग और जिला प्रशासन तैयार हैं। झरिया में दुर्गा पूजा की शुरुआत राजा संग्राम सिंह ने 1752 में राजागढ़ से की थी। उन्होंने डोम राजा को हराया और पुरुलिया से मिट्टी लाकर दुर्गा प्रतिमा स्थापित की। बाद में झरिया के 4 अन्य स्थानों पर भी मंदिर बनवाए गए। राज परिवार के सदस्य आज भी बंगला पंचांग के अनुसार पूजा करते हैं। दशमी को प्रतिमा का विसर्जन राजा तालाब में किया जाता है। बोकारो समेत बिहार और झारखंड में मनरेगा योजनाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए युक्त धारा पोर्टल शुरू किया गया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी योजनाओं का रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध होगा और हर योजना की जियो टैगिंग की जाएगी। इससे योजनाओं में पारदर्शिता आएगी और दोहराव रुकेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय और इसरो ने मिलकर इसे तैयार किया है। भुवन मैप के इस्तेमाल से सटीक जानकारी मिलेगी। झारखंड सरकार ने सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए मंत्रियों का एक समूह गठित किया है। यह समूह 30 सितंबर को सारंडा का दौरा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 7 अक्टूबर तक निर्णय लेने का निर्देश दिया है। बैठक में खनन गतिविधियों पर पड़ने वाले प्रभाव और स्थानीय लोगों के अधिकारों की सुरक्षा पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर भव्य समारोह के बजाय छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। झारखंड में 2100 से अधिक स्थानों पर शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। प्रांत प्रचारक गोपाल शर्मा ने बताया कि आरएसएस की स्थापना डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी, जिसका उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित करना है। नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में झारखंड पवेलियन का प्रदर्शन हुआ। उद्योग सचिव ने झारखंड की खनिज संपदा, वन उत्पादों और कृषि पर प्रकाश डाला। राज्य 3.60 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन करता है। सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है और वन विभाग वन उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है, जैसे शहद और रेशम, जिसका निर्यात किया जा रहा है। रांची में दुर्गा पूजा के अवसर पर राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के तहत 3,87,000 से अधिक महिलाओं के खाते में 96 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की है। प्रत्येक महिला को 2,500 रुपये मिले हैं। इसके अतिरिक्त शनिदेव भक्त मंडली ने एक बीमार व्यक्ति के इलाज के लिए 42,000 रुपये की मदद की है। झारखंड के अल्पसंख्यक स्कूलों में कार्यरत फादर ब्रदर और सिस्टर को मकान किराया भत्ता नहीं दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय वित्त विभाग के संकल्प के तहत लिया गया है, जिसके अनुसार कैथोलिक चर्च के पूर्ण कार्यकर्ता आजीवन सोसाइटी के आवास में रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मिल्क फेडरेशन लगभग 60,000 उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि देगा। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि अप्रैल 2025 से अगस्त 2025 तक की बकाया राशि जारी हो चुकी है, जिसके लिए 16 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह राशि प्रति लीटर 5 रुपये की दर से मिलेगी और सीधे बैंक खातों में जाएगी। वर्तमान में 2,53,000 लीटर दूध का संग्रह किया जा रहा है। 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा, जिसमें कई योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया जाएगा।
उच्च शिक्षा, नगर विकास, स्वास्थ्य और पर्यटन विभागों में कई योजनाएं शुरू होंगी। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 की बजट घोषणाएं भी शामिल होंगी। बोकारो और घोड्डा में इंजीनियरिंग कॉलेजों का उद्घाटन हो सकता है, जबकि अन्य स्थानों पर शिलान्यास होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने संताल परगना में पकड़ मजबूत करने हेतु भाजपा और आजसू के नेताओं को शामिल किया है। ताला मरांडी जैसे अनुभवी नेताओं को केंद्रीय समिति में जगह दी गई है। इससे झामुमो को संगठनात्मक शक्ति बढ़ाने और महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। गणेश महली की नियुक्ति से चंपाई सोरेन को चुनौती मिलेगी। दुर्गा पूजा के मौके पर धनबाद में ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों के रूट में बदलाव किए हैं। रविवार से लागू हुए इन नियमों के तहत शहर में कई जगहों पर नो एंट्री और वन वे व्यवस्था लागू की गई है। भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी, जबकि बसों के रूट भी बदले गए हैं। शहर में कई स्थानों पर पार्किंग स्थल बनाए गए हैं और सुरक्षा के लिए पुलिस गश्त करेगी। धनबाद जिले में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत दुर्गा पूजा से पहले 3,57,577 महिलाओं को सितंबर की सम्मान राशि उनके बैंक खातों में भेज दी गई है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि कुल 89 करोड़ से अधिक की राशि भेजी गई है। उन्होंने आधार सीडिंग कराने की अपील की है ताकि सभी योग्य महिलाओं को लाभ मिल सके। वर्तमान में भौतिक सत्यापन कार्य भी चल रहा है। धनबाद से दिल्ली के लिए ऐसी स्पेशल ट्रेन की बुकिंग शुरू हो गई है जो 11 अक्टूबर से 29 नवंबर तक चलेगी। वहीं रांची आरा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन भी फिर से शुरू हो गई है जो 2 नवंबर तक जारी रहेगी। ट्रेनों का समय और मार्ग भी घोषित कर दिया गया है। एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत की जीत के बाद भारतीय टीम ने एसीसी अध्यक्ष से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। वरुण चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर मजेदार तस्वीरें साझा की, जिसमें वह मग को ट्रॉफी की तरह गले लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, अक्खा दुनिया एक तरफ और मेरा इंडिया एक तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स की प्रस्तावना लिखी है। पीएम मोदी ने मेलोनी को देशभक्त और उत्कृष्ट समकालीन नेता बताया है। उन्होंने कहा कि मेलोनी का जीवन और नेतृत्व शाश्वत सत्यों की याद दिलाता है। रूपा पब्लिकेशन जल्द ही इस पुस्तक का भारतीय संस्करण प्रकाशित करेगा, जिसकी चर्चा भारत में शुरू हो चुकी है। एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को हराने के बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी और पदक लेने से मना कर दिया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह न्यू इंडिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने अवार्ड स्वीकार नहीं किया क्योंकि एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी इसे देने पर अड़े थे। केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत 10,900 करोड़ रुपए में से 2,000 करोड़ रुपए सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए आवंटित किए हैं, जिससे देश भर में लगभग 72,300 चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे। सरकारी परिसरों को चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और उपकरणों पर 100% सब्सिडी मिलेगी, जबकि अन्य स्थानों के लिए 80% तक सब्सिडी उपलब्ध है। कोडरमा में आनंद कुमार सिंह को बोकारो ट्रैफिक पुलिस ने 10,100 रुपए का ई चालान भेजा, जिसमें उनकी कार पर बिना हेलमेट बाइक चलाने का आरोप था। चालान में वाहन प्रकार कार लिखा होने के बावजूद बाइक की तस्वीर थी। आनंद कुमार ने बताया कि चालान कटने के समय वे हजारीबाग में थे और उनकी कार घर पर थी। उन्होंने आरटीओ में शिकायत दर्ज कराई, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। रांची से खबर है कि राज्य के फार्मेसी संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 से पढ़ाई 1 अगस्त से शुरू होगी। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने संस्थानों को 30 जुलाई तक नामांकन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद मई में प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगी, जिसके बाद काउंसलिंग जून और जुलाई में होगी। संस्थानों की मान्यता प्रक्रिया 15 जून तक पूरी की जाएगी। झारखंड के घाटशिला में उपचुनाव बिहार चुनाव के साथ होने की संभावना है, जिसकी घोषणा अक्टूबर में हो सकती है। निर्वाचन आयोग ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। मतदाता सूची का पुनरीक्षण जारी है और 1 जुलाई 2025 तक 18 वर्ष पूरे करने वाले नागरिक मतदान कर सकेंगे। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन से यह सीट रिक्त हुई है। गुमला जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भारी गड़बड़ी सामने आई है। 73,230 संदिग्ध राशन कार्ड धारकों की सूची मिली है, जिनमें संपन्न लोग भी शामिल हैं। प्रशासन ने 2,910 कार्ड रद्द कर दिए हैं और बाकी की जांच जारी है। गरीबों ने शिकायत की थी
कि धनी लोग गरीबों का राशन हड़प रहे हैं। जांच पूरी होने तक राशन वितरण जारी रहेगा और दोषियों पर कार्रवाई होगी। एसएससी सीजीएल परीक्षा टियर 1 में सिस्टम हैक कर गड़बड़ी करने वाले गैंग का खुलासा हो चुका है। पटना के एक विद्यार्थी सहित परीक्षा का संचालन करने वाली कंपनी एजुक्विटी करियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के कोलकाता निवासी 3 कर्मी गिरफ्तार हुए हैं। वहीं इन्फिनिटी डिजिटल जोन के वेन्यू मैनेजर विकास कुमार दुबे से भी पूछताछ हो रही है। विकास दुबे सेना के रिटायर्ड जवान हैं। बरवा अड्डा धनबाद रोड स्थित इन्फिनिटी डिजिटल जोन में एसएससी सीजीएल परीक्षा 26 सितंबर को हुई थी। इसमें कदाचार करते पकड़ाए पटना के रहने वाले आईके गुजराल को गिरफ्तार किया गया था। कोयलांचल के पूजा पंडाल सज धज कर तैयार हैं। आकर्षक विद्युत सज्जा से पूरा शहर जगमगा उठा है। षष्ठी पूजा के दिन अधिकांश पंडालों का उद्घाटन हो चुका है। इसके साथ ही श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पूजा पंडाल में पहुंचने लगे हैं। पंडालों से निकलने वाली ढाक ध्वनि, घंटा ध्वनि भक्तों को पंडाल में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। सप्तमी से पूजा पंडालों में मां का भोग वितरित किया जाने लगेगा। आज पंडालों में नवपत्रिका का प्रवेश हो चुका है। सप्तमी को अल सुबह कोलाबो को तालाब से गाजे बाजे के साथ पालकी में बिठाकर लाया जाएगा। मेरा युवा भारत धनबाद की ओर से रविवार को टुंडी के कुसमाटांद डीएच में प्रखंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें लड़कों के लिए फुटबॉल, 400 मीटर दौड़ व लंबी कूद तथा लड़कियों के लिए कबड्डी, 200 मीटर दौड़ एवं रस्सी कूद आदि प्रतिस्पर्धाएं हुईं। विजेताओं को ट्रॉफी ऑफ मेडल देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि गोपाल चंद्र ओझा, मुखिया प्रतिनिधि नंद किशोर दास, संतु किस्कू, लोलिन बास्की, रामदेव बास्की आदि थे। नेपाल में भड़की हिंसा के बाद लेह में कथित तौर पर जेनजी जिनजी को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार सोनम वांगचुक समर्थन करने पर बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आड़े हाथ लिया। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम सोरेन को घेरा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो महासचिव और प्रवक्ता विनोद कुमार पांडेय ने नेता प्रतिपक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की झूठी बयानबाजी लोकतंत्र पर हमला है। हैदराबाद में चल रही 17वीं मिनी एचएफआई नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में झारखंड की बालक टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में झारखंड की टीम ने हरियाणा को 19 से 15 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में झारखंड का सामना दिल्ली से होगा। वहीं झारखंड की बालिका टीम को प्रतियोगिता में 5वां स्थान मिला। झारखंड टीम को अध्यक्ष प्रदीप बलमुचू, सचिव खुर्शीद खान, कोषाध्यक्ष फिरोज खान ने बधाई दी। झारखंड टीम कोच सैयद अजहर हुसैन उर्फ टीपू हैं। वहीं टीम मैनेजर की भूमिका साहेब अली निभा रहे हैं। बोकारो स्टील प्लांट में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष पहल के तहत स्टील मेल्टिंग शॉप न्यू की ओर से मानव श्रृंखला कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिभागियों ने सुरक्षा संदेशों और नारों से युक्त तख्तियों के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। अधिशासी निदेशक संकार्य प्रिय रंजन ने सड़क पर सतर्क रहने, यातायात नियमों का पालन करने व सुरक्षित कार्य परिवेश सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। मौके पर मुख्य महाप्रबंधक सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाएं बीके सरतापे, सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग, स्टील मेल्टिंग शॉप न्यू के अधिकारी, कर्मी व बड़ी संख्या में ठेका श्रमिक उपस्थित थे। बीएसएल के सीएसआर विभाग के तत्वावधान में महिंद्रा एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एमईपीएल की ओर से सरकारी और निजी संगठनों में भर्ती के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 3 बैच में परिधीय क्षेत्रों के लगभग 300 लाभार्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने की शुरुआत शनिवार को महिंद्रा एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड सेंटर चास एमईपीएल में हुई। उद्घाटन कार्यक्रम में बीएसएल के अधिशासी निदेशक वित्त एवं लेखा सुरेश रंगानी व अधिशासी निदेशक मानव संसाधन राजश्री बनर्जी के साथ सीएसआर विभाग के महाप्रबंधक बी बनर्जी व महिंद्रा एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एमआईपीएल के प्रतिनिधि उपस्थित थे। हमारे देश में राशन कार्ड अवसर सस्ता अनाज प्रदान करने में मदद नहीं करता, बल्कि यह गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों का महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। यह खाद्य सुरक्षा के साथ साथ कई सारी योजना का लाभ हमें सीधे देता है। सरकार ने राशन कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव की घोषणा कर दी गई है, जो कि दिसंबर 2025 से पूरे देश में लागू होगी और सरकार द्वारा हर महीने 2000 रुपये की राशि दी जाएगी। भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम किया, लेकिन एक समय यह जीत आसान नहीं लग रही थी, क्योंकि टीम इंडिया ने अपने 3 विकेट खो दिए थे, वो भी 20 रनों पर।
तब भारतीय टीम के बल्लेबाजों को टीवी पर फटकार पड़ी। अंत में भारत ने जीत हासिल की। जामताड़ा में दुर्गा पूजा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। डीसी और एसपी ने संयुक्त आदेश जारी कर असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट पर कार्रवाई करने, यातायात व्यवस्था सुचारू रखने और स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सक्रिय रहेगा। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने बताया कि अंतिम सूची में 2,55,823 मतदाता हैं, जो प्रारंभिक सूची से 4,456 अधिक हैं। इस दौरान 5,325 नए नामांकन प्राप्त हुए, जिनमें 5,171 स्वीकार किए गए। उपायुक्त ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने नाम, पता और विवरण की जांच अवश्य करें। झारखंड के अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित घाटशिला विधानसभा के लिए उपचुनाव की घोषणा अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में होने की संभावना है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने बताया कि उपचुनाव में 2,55,823 मतदाता अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे। 2024 के विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार 4,456 अधिक मतदाताओं मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि 45 घाटशिला अज्जा विधानसभा क्षेत्र में चल रहे उपचुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत सोमवार को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई। उन्होंने घाटशिला के नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांच लें। माए छोटा प्ले स्कूल आजादपाड़ा में चतुर्थ जामताड़ा जिला मलखंब खेल प्रतियोगिता हुई। इसमें 32 बालक एवं बालिका खिलाड़ियों ने भाग लिया। अंडर 14 बालक वर्ग में समृद्धि आर्य को स्वर्ण पदक, शुभम दास को रजत पदक, परनीत गुप्ता को कांस्य पदक मिला। वहीं अंडर 14 बालिका वर्ग में दिया दत्ता को स्वर्ण पदक, खुशी कुमारी को रजत पदक, पलक रक्षित को कांस्य पदक। अंडर 17 बालिका वर्ग में स्वीटी चक्रवर्ती को स्वर्ण पदक, श्रेया श्री को रजत पदक व प्राची गुप्ता को कांस्य पदक मिला। जमशेदपुर फुटबॉल क्लब ने अपने सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी प्रतीक चौधरी और गोलकीपर अमृत गोप का कॉन्ट्रैक्ट अगले 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। जेएफसी प्रबंधन ने इसकी आधिकारिक घोषणा सोमवार को की। दोनों खिलाड़ियों के साथ जेएफसी प्रबंधन ने 2-2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है। ये दोनों खिलाड़ी 2027 तक जेएफसी में अपना योगदान देंगे। प्रतीक चौधरी जेएफसी की रक्षा पंक्ति को मजबूती प्रदान करेंगे। पिछले सीजन में प्रतीक चौधरी व स्टीफन एजे की जोड़ी ने जेएफसी को डिफेंस में मजबूती प्रदान करते हुए टीम को आईएसएल के सेमीफाइनल तक पहुंचाया था।